जय हिंद बच्चों। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे क्योंकि आपके पेपर जो है 29 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे कि आज मैं आपको भारत में राज्यों की राजनीति जो बीए थर्ड ईयर के ओपन इलेक्टिव और जितने भी माइनर के बच्चे हैं, साथी हैं, उन सभी के लिए आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने थर्ड ईयर वाले जो मेजर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने विदेश नीति के माध्यम से उनको बताया था किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों का भी डिमांड था कि सर आप हमें भी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और क्वेश्चन के साथ आपको इस स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोग, इसमें आपको यही बताऊँ कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से छोड़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो ध्यान से बैठना, तो है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है फर्स्ट, जैसे आपका पेपर का नाम है भारत में राज्यों की राजनीति, है ना? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है? तो आप लोग जो है पेन कॉपी लिख लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको, और वीडियो के अंत में मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँगा कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहना और उसमें मैं क्वेश्चन आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इकाई 1। तो इकाई 1 में यूनिट 1 में जैसे आपका पहला जो टॉपिक दिख रहा होगा आपको, है ना? ये पहला टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण। तो जैसे आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आपके जैसे 3 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है? और 3 नंबर के बाद आपके आएंगे 9 नंबर के क्वेश्चन और आएंगे 12 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है? तो हमेशा यहाँ 3 नंबर के आएंगे, ठीक है? फिर 9 नंबर और फिर 12 नंबर। तो ये आपको पैटर्न हमेशा फॉलो करना है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 नंबर में क्या पूछ सकता है, 9 नंबर में क्या पूछ सकता है और 12 नंबर में। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बना चुका हूँ क्वेश्चन, तो वीडियो के अंत में मैं आपको ये क्वेश्चन डाल दूंगा और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ भी मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए, वो नोट्स भी आपको शेयर कर दूँगा, है ना? कि मैं आपके जैसे क्लास में तो मैं आपको पढ़ाया हूँ, तो उसके बाद मैंने नोट्स भी बना लिए हैं। तो आप जो है मेरे नोट्स अगर पढ़ना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें मैं डाल दूँगा। तो वीडियो में आप बने रहना, तो कम समय में आपको अच्छे बेहतर तैयारी इसमें करवा सकता हूँ। तो जैसे पहला यूनिट है स्वतंत्रता के बाद राज्य का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण। तो इसमें जो 3 नंबर में क्वेश्चन आएँगे आपके, इसमें पूछेगा आपको कि राज्यों का पुनर्गठन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा राज्यों का पुनर्गठन क्या है? जैसे ये लिखा है ना, तो राज्यों का पुनर्गठन क्या है? ठीक है? उसके बाद राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था, है ना? तो उस आयोग जो है 1956 में बनाया गया था, तो वो पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? तो मैं आपको क्वेश्चन में सेंड कर दूँगा, लेकिन आपको टॉपिक बता रहा हूँ कहाँ से आपको कवर करना है। तो पहला जो टॉपिक कवर करना है कि राज्य पुनर्गठन क्या है? दूसरा, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? ठीक है? उसके बाद आप यहाँ जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर, है ना? तो इनका केस स्टडी पूछा है इसमें। तो ये क्वेश्चन जैसे आपके पिछले बार क्वेश्चन में आया हुआ था, कश्मीर जो राज्य है उस पर केस स्टडी लिखिए। मतलब ये आपको 12 नंबर में पूछ रहा है और 9 नंबर में पूछेगा, ठीक है? तो आप कश्मीर हमेशा इसमें याद रखना। किसमें? कश्मीर। तो कश्मीर की केस स्टडी पूरा ब्रीफली मैं आपको नोट्स बनाए हूँ, उसमें आपको शेयर करूँगा, इसमें क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। फिर उसमें पूछेगा आपको 3 नंबर में कि राज्यों के गठन का आधार क्या है? मतलब जो राज्य का गठन होता है उसके कौन-कौन से आधार होते हैं? जैसे सिंपल जैसे अपन मैं बता दे रहा हूँ कि राज्य को गठन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके पास निश्चित जनसंख्या होना चाहिए, फिर भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, फिर प्रशासनिक इकाई होना चाहिए। ये 3 पॉइंट हो गए, बाकी और भी मेरे नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद राज्यों के गठन के मुद्दे क्या हैं? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, राज्यों के गठन के मुद्दे क्या हैं? तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा 3 नंबर में, है ना? अब ये हो गया फर्स्ट यूनिट आपका, ठीक है? फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने बता दिया हूँ कि इसमें क्या आएगा, और जैसे लास्ट में है भाषा, धर्म, पहचान और संरचनाएँ, ठीक है? ये तो आपका सेकंड यूनिट हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट यूनिट में केवल ये है, कौन-कौन से टॉपिक हैं आपके फर्स्ट यूनिट में?
एक ये वाला रहेगा जूनागढ़ वाला और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों का एकीकरण। तो उसमें आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि राज्यों के एकीकरण से क्या समझते हो, ये क्वेश्चन हो गया। फिर वो कश्मीर का गठन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जूनागढ़, हैदराबाद और गोवा, तो मेन है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 आपको हमेशा याद रखना है। इसमें 3 नंबर में पूछ सकता है उसमें कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया और कश्मीर को कैसे मिलाया गया। तो जैसे आप जानते हो कि जो अपना कौन सा जूनागढ़ है और हैदराबाद, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। जूनागढ़ और ये कश्मीर, इस कश्मीर में विलय पत्र किया गया था और जूनागढ़ में जनमत संग्रह किया था, उसके बाद जो है उसमें राज्यों में मिलाया गया था। 3 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कौन कौन से? नए राज्यों के निर्माण का एक कारण बताइए, और दूसरा राज्यों के गठन का आधार क्या है, ठीक है। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य क्या है, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, और सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन रखना है कि प्रथम राज्य कौन सा गठन किया गया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, और राज्यों का पुनर्गठन क्या है। ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद 9 नंबर में आ जाइए आप, इसी यहाँ से 9 नंबर में हम आते हैं 9 नंबर में, ठीक है। तो 9 नंबर में आपको पूछेगा कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के कारण का वर्णन कीजिए। मतलब ये है कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था उसके कारण का वर्णन कीजिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जैसे राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था 1956 में, तो वो पूछेगा उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि भाषाई राज्यों के गठन का क्या महत्व है, ये आपका 9 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे लगता है 9 नंबर में आपके इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, राज्य पुनर्गठन, और ये कश्मीर पूछ सकता है, ठीक है। कश्मीर ये वाला पूछा गया है क्वेश्चन, कश्मीर आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि पूछेगा, ठीक है, कि कश्मीर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर केस स्टडी लिखिए। तो ये आपके क्वेश्चन आया है पिछली बार, मैं पिछले बार जो क्वेश्चन आए उनको भी लास्ट में सेंड कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो आप जो है अब हम आ जाते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या पूछेगा इसमें, फर्स्ट यूनिट में इसमें पूछेगा कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का ऐतिहासिक और राजनीतिक विश्लेषण कीजिए, है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। और वो पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण कीजिए। तो जैसे इसमें हमेशा यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, जैसे राज्य का पुनर्गठन हो रहा है तो इसके पक्ष और विपक्ष, मतलब पक्ष में मैं आपको ये बताना है सकारात्मक पक्ष बताना है, और विपक्ष में नकारात्मक पक्ष बताना है। जैसे कि सकारात्मक पक्ष में बताना है कि राज्यों के जब पुनर्गठन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पॉजिटिव में बताना है कि जैसे भाषा के आधार पर गठन किया गया तो भाषा क्या होगा, भाषा का मेल मिलाप होगा, एक दूसरे से सीखेंगे हम लोग, एक दूसरे के कल्चर को क्या करेंगे, अडॉप्टेशन मतलब ग्रहण करेंगे। और विपक्ष में बताना है कि अलगाववाद को बढ़ावा देगा, भाषाई विविधता का क्या संकट पैदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें पक्ष और विपक्ष बताना है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर रखना है। उसके बाद मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इसमें और आएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए, बस 12 नंबर में। और कश्मीर आपको हमेशा याद रखना है, तो कश्मीर आपको पढ़ना ही है इसमें, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अगला यूनिट, है ना। तो अगला यूनिट का नाम है आपके औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयाँ और राज्य पुनर्गठन मुद्दे और दृष्टिकोण और भाषा, धर्म और पहचान। तो इसमें आपके 3 टॉपिक हैं, कौन कौन से, ये हैं आपके टॉपिक औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाई या राज्यों का पुनर्गठन, और नीचे है आपका भाषा, धर्म और पहचान संबंधी संरचनाएं, ठीक है। तो ये जो आपका ये रहेगा 3, तो 3 जो है आपके महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं। तो इसमें से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। तो सबसे पहले 3 नंबर में क्या पूछेगा उसमें, जैसे राज्य पुनर्गठन इसमें दिया है तो उसमें राज्य पुनर्गठन आपको पढ़ना ही क्या, ठीक है, और क्यों गठन किया गया और क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसके मुद्दे क्या हैं, ये 3 नंबर में आप पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पूछेगा कि औपनिवेशिक प्रशासन क्या है। औपनिवेशिक प्रशासन मतलब आपको बताना है कि ब्रिटिशों के समय हमारे भारत में कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, वही आपको इसमें बताना है। जैसे औपनिवेशिक प्रशासन इकाइयाँ जैसे में लिखा है प्रेसिडेंसी थी, प्रांत थी, ठीक है, कमिश्नरी थी, जिला, तहसील, तालुका, ग्राम, ये सब आपको उसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए राज्यों का पुनर्गठन।
तो मुद्दे दृष्टिकोण मैंने आपको यहाँ बता दिया है किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब हम आ जाते हैं ऊपर, नीचे आते हैं कौन सी स्लाइड में, इसमें भाषा धर्म पहचान संरचना है। तो इसमें आपको पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो आपको 1948 से लेके आपको बताना है, उसके बाद 1952 फिर 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था उसको बताना है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आपके राज्य पुनर्गठन के मुद्दे, दृष्टिकोण और उसका प्रभाव, पक्ष और विपक्ष, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो है ना। तो आप इसमें ये मेन याद रखना है, कौन सा वाला, इसमें आपको ये वाला टॉपिक याद रखना है, कौन सा, राज्य का पुनर्गठन। ये हमेशा मुद्दे और दृष्टिकोण, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों देखना है, ठीक है। और औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयाँ क्या हैं, है ना, उनको लिखिए। तो ये 12 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद भाषा धर्म और पहचान, तो भाषा धर्म और पहचान से आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा इसमें यहाँ से कि वो पूछेगा कि भाषा धर्म और पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण को समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, भाषा धर्म और पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ये आपको समझाना है 12 नंबर और 9 नंबर में, ठीक है। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आपको राज्य का पुनर्गठन ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 12 नंबर में क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा। तो आपको जो है इसमें 12 नंबर में पूछता है विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, और आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैं पहला आपको क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें कि जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बताते हैं अपन आप लोग को कि ये है औपनिवेशिक वाला। तो औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना का भारतीय प्रशासन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, जैसे विश्लेषण कीजिए, या फिर उसमें आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में आपको ये रखना है कि औपनिवेशिक जो प्रशासनिक इकाइयां थी उस समय, जैसे प्रांत था, जिला था, तालुक था, ग्राम था, ठीक है, प्रांत, और इसके अलावा जैसे ये कौन सा था, प्रेसिडेंसी था। तो इनका भारतीय विरासत और आधुनिक प्रशासन के बीच क्या संबंध है, इनको आपको लास्ट में आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको राज्य पुनर्गठन के प्रमुख मुद्दे और दृष्टिकोण, ये क्वेश्चन आपको आना ही है यहाँ से, कौन से, द्वितीय यूनिट से। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला राज्य का पुनर्गठन के मुद्दे और दृष्टिकोणों को समझाइए, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछेगा और प्रशासनिक इकाइयां पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं कौन सा, नेक्स्ट थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आप जैसे देख रहे हैं इसमें थर्ड यूनिट में, ठीक है, थर्ड यूनिट में ये है आपका ये वाला क्षेत्रीय पहचान, रुचियां, आकांक्षाएं, जाति वाला। मतलब ये है कि ये एक तरह से आपका पहचान की राजनीति और सामाजिक मुद्दे हैं, है ना। शॉर्टकट में देखें कि राजनीति कैसे होती है पहचान के आधार पर, दलीय राजनीति, ये सब चीजें इसमें दिया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है इसमें, तो आप लोग जो है मैं लास्ट में दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा पहला 3 नंबर में, क्षेत्रीय पहचान क्या है। जैसे ये है आपके सामने क्षेत्रीय पहचान, ठीक है, क्षेत्रीय पहचान क्या है, ये आपका 3 नंबर में पूछेगा। दलीय राजनीति क्या है, ये 3 नंबर पूछेगा। और जाति की ध्रुवीकरण से क्या समझते हो, ये 3 नंबर में। और धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है, संप्रदायवाद क्या है, और कृषि की राजनीति क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, क्षेत्रीय पहचान, जाति ध्रुवीकरण क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, और संप्रदायवाद क्या है। धर्मनिरपेक्ष तो आपको सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 3 नंबर के हो गए। अब हम आ जाते हैं इसमें 12 नंबर के, सॉरी 12 नंबर में, ठीक है। 9 नंबर में आते हैं सबसे पहले क्रम वाइज। तो 9 नंबर में देखने के लिए आपको मिलेगा कि पहचान की राजनीति, जैसे ये लिखा है ना, ये पहचान की राजनीति को समझाइए, ये 9 नंबर में पूछेगा। और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को समझाइए। जैसे धर्मनिरपेक्षता आपको सिंपल सा इसमें समझा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आना है आपके सामने। धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत के जो हमारा संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। कौन से, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है
जिसका अर्थ होता है कि भारत का ना कोई धर्म होगा और ना कोई वो किसी विशेष धर्म को क्या करेंगे, मान्यता देंगे, बल्कि वो सभी धर्मों क्या करेंगे, समान रूप से क्या करेंगे, पालन करेंगे और सभी धर्मों को समान रूप से आचरण करने के लिए क्या होंगे, स्वतंत्रता देंगे। यही है भारत की धर्म निरपेक्षता। मतलब किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देना है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से क्या करना है, स्वतंत्रता के लिए आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसी कारण आप देखते होंगे हमारे यहाँ भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सभी धर्मों के और सभी कार्यक्रम में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जैसे कोई ईसाई हो गया, मुस्लिम हो गया और हिंदू हो गया, सभी में क्या है, सभी को अपने मानने का अधिकार यहाँ पे है। यही होता है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा कि जाति और सामुदायिक राजनीति का विश्लेषण कीजिए। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, जाति और सामुदायिक राजनीति को समझाइए, ये 9 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद लास्ट वाला जो रहेगा ये वाला, ठीक है, कृषि की राजनीति। तो कृषि की राजनीति का क्या महत्व है, मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि कृषि को लेके बहुत सारे नियम कानून या फिर इसके अलावा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, तो कृषि आधारित कौन सी राजनीति की जाती है, तो इसमें आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं 12 नंबर में क्वेश्चन। 12 नंबर में आपको मुझे लगता है इसमें ये कृषि की राजनीति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। कृषि की राजनीति पर निबंधात्मक क्या लिखना है, लेख लिखना है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो ये 12 नंबर में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि जाति धर्म समुदाय के आधार पर राजनीति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जाति धर्म और समुदाय के आधार पर क्या करना है, राजनीति का मूल्यांकन कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मुझे लगता है इसमें धर्मनिरपेक्षता, कृषि की राजनीति, संप्रदायवाद और जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण और क्षेत्रवाद, जो क्षेत्रीय पहचान है। ठीक है, क्षेत्रवाद मतलब ये है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो धर्म विशेष के लोग रहते हैं उनकी अलग संस्कृति होती है, उनकी अलग कल्चर होती है। जैसे आप उत्तर में जाएंगे, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, इनमें क्या है, क्षेत्रीय पहचान है। जैसे आप साउथ में चले जाइएगा, जैसे कर्नाटक तमिलनाडु, इनमें क्या है, एक अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। और दक्षिण उत्तर में जाओगे तो आप यहाँ पे अलग प्रकार की राजनीति देखने को मिलेगी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कौन सी यूनिट में, अब हम आते हैं कौन सा, 4th यूनिट में। तो 4th यूनिट में है पार्टी की राजनीति और गठबंधन सरकार और केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे और रुझान। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सबसे पहला जो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4th यूनिट में, तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा कि दलीय राजनीति क्या है। 3 नंबर में कि दलीय राजनीति क्या है, ये आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पार्टी की राजनीति ना, इसी को बोलते हैं पार्टी की राजनीति या दल की राजनीति क्या है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन। उसके बाद गठबंधन सरकार क्या है, यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ 3 नंबर में पूछ सकता है कि क्षेत्रीय दल क्या है ना, जो क्षेत्र विशेष में रहते हैं, राष्ट्रीय दल नहीं होते, क्योंकि जैसे दल के प्रकार इसमें यही पूछेगा आपको। जैसे गठबंधन सरकार होती है, पार्टी की राजनीति होती है। उसके बाद गठबंधन की राजनीति क्या है, ये 3 नंबर में पूछेगा। उसके बाद आपको इसमें 3 नंबर में यही क्वेश्चन बनने वाले हैं, पार्टी की राजनीति, दलीय राजनीति और केंद्र राज्य संबंध, तो ठीक है उसमें नहीं पूछेगा। गठबंधन सरकार और राष्ट्रीय दल क्या है, तो इसमें पार्टी के जो प्रकार होते हैं ना, जैसे राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल, तो ये इनको पूछेगा आपको कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, बहुदलीय प्रणाली क्या है, और इसमें बताना है आपको कि गठबंधन सरकार क्या है। इतने ही 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उसके बाद 9 नंबर में आ जाइए आप। तो 9 नंबर में आपको पूछेगा, इसमें 9 नंबर में पूछेगा कि दलीय राजनीति या पार्टी की राजनीति के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9 नंबर में आप क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे गठबंधन सरकार के कारण, मतलब गठबंधन सरकार क्यों किया जाता है, इसके कारण बताइए, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है मैं आपको इसमें बताता हूँ, केंद्र राज्य संबंध के मुद्दे और राज्यपाल की भूमिका। ये 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें ये रहेगा कि राज्य की राजनीति में राज्यपाल की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। ये आपको कौन से नंबर मिलेगा, 12 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें आपको पूछेगा 12 नंबर में केंद्र राज्य संबंध के कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से
इसमें उपाय किए जा सकते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध, जैसे आप सिंपल भाषा में आपको समझ जाइए आप लोग, जैसे केंद्र और राज्य, जैसे केंद्र में कौन सी सरकार है, मोदी सरकार है, और राज्य में यहाँ पे कौन है, मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे दोनों के मध्य, चलो वहाँ पे चलो एक ही पार्टी है तो कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन आप चले जाइए कहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग सरकार है। जैसे आप पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, है ना, वो आम आदमी की, और केंद्र में किसकी थी, मोदी, मतलब बीजेपी सरकार की पार्टी थी। तो वहाँ पे केंद्र राज्य संबंध में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि जैसे पंजाब सरकार में कौन है अभी, आम आदमी पार्टी है, और आप ठीक है, और केरल में कौन सा है, कांग्रेस है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनके मध्य जो लड़ाई होते हैं, जैसे कोई वित्त को लेके हो गया, फंड को लेके हो गया, ठीक है, कुछ पहचान हो गया और कुछ योजनाएं हो गया। जैसे योजनाओं में, जैसे कुछ योजनाएं होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कौन सा योजना, आयुष्मान भारत योजना, तो केंद्र ने लागू तो कर दिया है, लेकिन जैसे झारखंड सरकार हो गया और दिल्ली सरकार, इनने उसको लागू नहीं किया है, तो इनके मध्य भी तनाव होता है। दूसरा, इसमें मुद्दे ये हो सकते हैं कि जैसे कि राज्य कुछ योजनाओं का निर्माण किया है, या फिर कुछ अध्यादेश, नियम या बिल बनाए हैं कुछ योजनाओं को लेके कि हमें जो है महिलाओं को 15,000 या 15,500 रुपए देना है, वो किसके पास भेजेंगे बिल को, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो राष्ट्रपति उनको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं या फिर पारित कर सकते हैं। अगर वो रख लेते हैं तो फिर इसको क्या लेके विवाद हो जाता है, तो ये भी क्या है, बिलों को लेके विवाद। फिर पहचान की राजनीति, कई बार क्या होता है कि अनेक जो पार्टियां होती हैं वो पहचान को लेके होते हैं। जैसे आप चले जाइए कहाँ पे, साउथ में, वहाँ पे अलग ही मांग होती है, तमिल राज्य की मांग होती है, ठीक है, और आप यहाँ मालवा में, मध्य प्रदेश में भील राज्य की मांग होती है। उधर आप चले जाइए बघेलखंड में, वहाँ गोंडवाना राज्य की मांग होती है। तो ये क्या है, विवाद है। और तीसरा जो है राज्यपाल, जो है राज्यपाल क्या है, केंद्र का एजेंट कहलाता है। तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो राज्य को और राज्य के मुख्यमंत्री को नियंत्रण करने की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं सिंपल सा बता दिया केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें कौन सा, केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका और पार्टी की राजनीति, ये दो ही तीन क्वेश्चन है जो आपसे आएंगे इसमें। तो आप इसमें क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि गठबंधन सरकार के गुण और दोष का मूल्यांकन कीजिए, और भारतीय राज्य की राजनीति में राज्यपाल की क्या भूमिका है इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। और यहाँ आप देख रहे हैं केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र राज्य संबंध के मुद्दे और रुझान तथा उपाय बताइए, जो उनके मध्य समस्या होती है उनको समझाइए। तो इस तरह से आपके 4th यूनिट में क्वेश्चन बनेंगे। अब हम आ जाते हैं किसमें, 5th यूनिट में। तो 5th यूनिट में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें परिषद है, मतलब ये कि कोई विवाद है तो उनके लिए कुछ परिषद बनाया गया है, तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा। तो परिषद में क्या क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बना रखा है, अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, इसमें ये है अंतर्राज्यीय परिषद, ये आपका जो पहला ये दिया हुआ है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, और क्या दिया है, अंतर्राज्यीय परिषद, और दिया है अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो इसमें 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण या फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद परिषद क्या है, ये 3 नंबर में, बस आपको इतना ही पूछेगा। उसके बाद ये जैसे लिखा है ना, ये यहाँ पे पूछेगा गरीबी उन्मूलन से क्या समझते हो, 3 नंबर में ये पूछेगा। उसके बाद कल्याणकारी राज्य क्या है, बस इसमें आपको 3 क्वेश्चन 3 नंबर के बता दिया। अब आ जाते हैं 9 नंबर में पूछेगा, इसमें पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना को समझाइए। जैसे आपने यहाँ लिखे हो कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ये अनुच्छेद 263 के तहत क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन, राष्ट्रपति करते हैं। ये जो सिफारिश किया गया था वो सरकारी आयोग के आधार पर किया गया था, और इसको जो है इसमें अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री, और सभी राज्य के क्या होते हैं, सीएम होते हैं, ठीक है। तो इसका जो कार्य होता है बेसिकली वो केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय कैसा बना रहे, इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया गया था। कब, 1990 में, ठीक है, कब, 1990
1990 में इसका गठन किया गया था। और अनुच्छेद 263, ठीक है, आप यहाँ देखना अनुच्छेद 263, ठीक है, और अनुच्छेद 263 और आप लोग लिखना है भाग 11। तो अंतर्राज्यीय परिषद में आप लिखना अनुच्छेद 263 भाग संविधान के भाग 11 और इसका गठन किया गया था 1990 और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आपको लिखना है इसमें शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद इसमें है कौन सा, ये अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद है, ये भी अनुच्छेद 262 में है ना। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद, ये हो जाएगा 262 में अनुच्छेद, ठीक है, और भाग 11, ठीक है। और ये इसके उद्देश्य क्या था कि जैसे आप लोग सुने होंगे जो कावेरी विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मध्य नदियों को जब जोड़ा जाता है उसको लेके विवाद होता है, तो उस विवाद को समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद प्राधिकरण का गठन किया गया था। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 262 में और भाग 11 में। तो ये आपको मैंने फैक्ट बताने की कोशिश किया है। तो आपको इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो इसमें पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, 3 नंबर में तो बता चुका हूँ। अब हम आते हैं 9 नंबर में। तो अंतर्राज्यीय विवादों के कारण क्या है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, अंतर्राज्य मतलब एक राज्य और दूसरे राज्य या फिर राज्यों के मध्य, एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य जो विवाद होता है उसको समाधान करने के लिए गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन की नीतियों का वर्णन कीजिए। मतलब ये यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। तो 5 योजनाएं आपको हमेशा याद रखना है गरीबी उन्मूलन के लिए। जैसे कि पहला योजना आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग मिड डे मील योजना आप लोग सुने होंगे, मध्याह्न भोजन, उसको अभी जो कुपोषण अभियान में बदल गया, पीएम पोषण योजना का नाम कर दिया गया है। दूसरा खाद्य सुरक्षा, जैसे खाद्य सुरक्षा में आपको जैसे आपको राशन मिलता है, ठीक है, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, और राशन आपको मिलता है। उसके बाद जैसे किसानों को गरीबी दूर करने के लिए पीएम सम्मान निधि योजना आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद गरीबी दूर करने के लिए जैसे आप लोग छात्र और छात्राएं हैं तो आपको क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। कुछ लोन मिलता है, जैसे उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए आपको उद्यम स्थापित करें, इसके लिए क्या मिलता है, पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये भी क्या है, गरीबी दूर करने के लिए है। उसके बाद कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको 5, 6, 7, 8 हमेशा 10 पॉइंट लिख लेना, आप इसको 10 योजनाएं लिखना है। गरीबी आप लोग जो है गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से पहल किए जा रहे हैं उन योजनाओं का नाम बताइए, ठीक है। तो ये आपको 10 पॉइंट लिखना है। उसके बाद बस इतना ही आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने आपको अभी हाल ही में 5-6 योजनाएं बता दिए हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करना, गूगल पे जाना और वहाँ पे 5-6 योजनाएं आपको और देख लेना। 10 योजनाएं बहुत होता है आपको पेज भरने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, मैंने आप लोग के लिए नीचे बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग जैसे ये है, ठीक है। तो जैसे आप लोग के इसमें पैटर्न रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय में जो आपको 3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय में 9 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आप लोग देख लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ये 3 नंबर का रहेगा, ये 9 नंबर का रहेगा और ये आपके रहेंगे 12.5 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। कुल 170 नंबर के होंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जैसे लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर वीडियो में मैं इसको डाल दिया हूँ या टेलीग्राम में आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें टिक कर दे रहा हूँ तो आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे राज्य का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, और भाषाई आधार पर राज्य का आधार क्या है, ठीक है। मतलब
उसमें आपको बताना है कि राज्य को गठन करने के लिए किस तरह से किया गया है। बस आपको इतना ही 3 नंबर में हो गया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे 9 नंबर में। 9 नंबर में आप जो है यहाँ पे देखना, इसमें ये भारतीय राज्य के पुनर्गठन के क्या कारण है। ये पहला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की भूमिका, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उसके बाद ये आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन छूट रहा है, कौन सा, कश्मीर वाला, जैसे मैं आपको बता दिया था कश्मीर। कश्मीर ये आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। तो कश्मीर की केस स्टडी को समझाइए, मतलब ए टू जेड आपको ऐतिहासिक से स्टार्ट करना है कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद कश्मीर क्या था, एक अलग राज्य था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे राजा थे 1947 में, ठीक है। तो उनको वहाँ पे विलय पत्र के द्वारा करवाया गया, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया था, हमला किया गया था और उसको हड़पने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ के जो राजा थे वो जो है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से सहायता मांगी, तब उन्होंने विलय पत्र में शामिल करवाया। उसके बाद राज्यों का, कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरह से कश्मीर पर आपको विशेष टिप्पणी करना है। उसके बाद अब आप क्वेश्चन लिखो, तो उसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि वर्तमान में कश्मीर में क्या मुद्दे हैं, ये आपको विशेष तरह से उसमें आपको जोड़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं 12 नंबर में क्वेश्चन। 12 नंबर में क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टिक्स कर दे रहा हूँ इसमें कि ये वाला कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, और इसमें पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के पक्ष और विपक्ष, ये 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बस आपको इतना ही आपको पढ़ना है यहाँ पे, और कश्मीर वाला आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं अपन कौन सा, सेकेंड यूनिट, औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाई और संरचना राज्यों के पुनर्गठन। तो जैसे आपके 3 नंबर में क्वेश्चन ये है, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है औपनिवेशिक प्रशासन क्या है, राज्य पुनर्गठन क्या है, और धर्म की राजनीति क्या है, ठीक है, और पहचान की राजनीति क्या है। ये 3 नंबर आपके क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे कौन कौन सा, ये औपनिवेशिक प्रशासनिक इकाइयों का वर्णन कीजिए, है ना, इसमें आपको याद रखना है, ठीक। तो इसमें आप पढ़ लेना राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे और दृष्टिकोण, और ये वाला भाषा और पहचान के आधार पर, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये है, यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो कौन सा, कश्मीर वाला, इसमें जो नहीं लिखा है मैंने, कश्मीर वाला आपको अलग से पढ़ना है। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे और भाषा, और ये वाला, बस आपको इतना ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ये वाला, पहचान की राजनीति एवं सामाजिक मुद्दे, ठीक है। तो इसमें आप जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दिया हूँ इसमें, ठीक है। क्षेत्रीय पहचान इम्पोर्टेंस है, कौन सा, क्षेत्रीय पहचान से क्या समझते हो, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद समुदाय की राजनीति क्या है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, और कृषि की राजनीति, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इसमें 9 नंबर में। तो 9 नंबर में आपको धर्मनिरपेक्षता, है ना, कौन सा, धर्मनिरपेक्षता, ये तो क्वेश्चन कंफर्म है आपको आएगा, और ये जातीय समुदाय की राजनीति से क्या समझते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन देखने को, कृषि की राजनीति क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आएगा। और 12 नंबर में आपके सामने आएगा कि पहचान की राजनीति का विस्तृत विवरण दीजिए, विश्लेषण कीजिए, अध्ययन कीजिए या फिर आलोचना कीजिए। उसके बाद कृषि की राजनीति का मूल्यांकन कीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन आएगा धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता का तुलनात्मक अध्ययन, ये आपको सिंपल ही पूछेगा, ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग आ जाइए अब नेक्स्ट यूनिट में, दलीय की राजनीति गठबंधन सरकार, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ इसमें, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा कि इसमें दलीय की राजनीति क्या है, गठबंधन सरकार क्या है। जैसे मैंने बता चुका हूँ राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गठबंधन की राजनीति क्या है, और उस तरह से ये हम 9 नंबर में आते हैं, गठबंधन सरकार के क्या कारण है, कैसे गठन किया जाता है। फिर दलीय राजनीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, ये आपको ऐड करना है क्वेश्चन। तो राज्यपाल की भूमिका निश्चित ही आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राज्यपाल की भूमिका। उसके बाद गठबंधन सरकार के गुण और दोष बताओ, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट जो यूनिट रहेगा आपका, अंतर्राज्यीय विवाद क्या है, और इसमें गरीबी उन्मूलन क्या है, ठीक है।
और इसमें ये पूछेगा कल्याणकारी राज्य क्या है। उसके बाद जो 9 नंबर में रहेगा आपका अंतर्राज्यीय विवादों के कारण बताइए, ठीक है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन की नीतियों का वर्णन कीजिए, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर अंतर्राज्यीय विवाद के विश्लेषण, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है तैयारी करना, और आप लोग को लगता है कि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए या फिर इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में करिएगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन करके आप एसएमएस कर सकते हैं। और आप लोग जो है अब आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे ये वाला कौन सा गरीबी उन्मूलन की नीतियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। जैसे पिछली बार मैंने क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन बताया था लिखने के लिए, जैसे गरीबी उन्मूलन के नीतियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो वो पूछना चाह रहा है जी कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियाँ योजनाओं को बनाया गया है, उनका क्या प्रभाव पड़ा है, आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, उसके बाद उन्मूलन को समझाना है, ठीक है। उन्मूलन तो आपको लिखना है कि भारतीय नागरिकों के कल्याण और उनके संवर्धन और विकास के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का निर्माण किया गया है। तो उसके बाद आप योजनाओं का नाम लिखना, उसके बाद एक-एक योजनाओं को क्या करना है, थोड़ा बहुत बताना है। जैसे आपको मैं बता दूँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है कि उसमें क्या प्रावधान है और उसके क्या-क्या क्राइटेरिया हैं, ये आपको बताना है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है वर्तमान में जोड़ते हुए कि हमेशा ये लास्ट में आपको जोड़ना है कि जैसे गरीबी उन्मूलन आ गया तो आपको लिखना है कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आपको लास्ट में वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उसको जोड़ के कोई योजना या फिर मोदी जी के जो कुछ उनके कोटेशन होते हैं उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो आप लोग जो है बेहतर तैयारी करिए और आपके 29 मार्च से पेपर है, तो आपको ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में, क्योंकि जैसे मैंने क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए, मुझे बता देना। और भी ऐसे आपको कोई विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह से सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक को बताना है तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि सर आप इस पेपर के आईएमपी क्वेश्चन और सिलेबस को आप समझा दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आज या फिर हम लोग जो है अब मैं बाहर हूँ यहाँ पे, इसी कारण मुझे इस माध्यम से आपके सामने आना पड़ रहा है। बाकी कुछ दिन की बात है, मैं आप लोग के सामने ब्लैक बोर्ड के सामने नजर आऊंगा और हम लोग एक साथ में एक दूसरे के आमने सामने पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग बोलेंगे मैं वैसे ही आपके सामने डाटा लेके आऊँगा और आप लोग को मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और लोगों के जो नए साथी हैं, जो हमसे नहीं जुड़े हैं, उनको भी शेयर करना, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।